प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं सुशील सैनी, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ट्यूटर, पीजीटी फिजिक्स, नागल चौधरी, महेंद्रगढ़, हरियाणा। आज हम अपना अध्याय तीसरा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे और कई सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के निम्न बिंदु पर चर्चा करेंगे। पादप हार्मोन और पशु हार्मोन के बारे में अध्ययन करना, ट्रिप्सिन, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में सीखना, विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन और उनके उपयोग, पशु हार्मोन का क्या महत्व है, प्रतिपुष्टि अवस्था क्या होती है। इन सब के ऊपर, इन बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और दिए गए हुए प्रश्नों का उत्तर पाएंगे। ये एक छुई मुई का पौधा है। आप देखोगे कि जैसे ही इसके अंदर सेंसेशन हुआ और ये पत्ती बंद हो गई, ये देखो धीरे धीरे ये पत्तियां मुरझा रही है और ये कंप्लीटली मुरझा गई है। ये सूर्यमुखी का पौधा है। इसकी विशेषता है कि जैसे सूरज उगता है उसी प्रकार ये सूर्यमुखी का फूल सूरज की तरफ ही दर्शाता रहता है। और जैसे ही सूरज पश्चिम की तरफ झुकता है तो ये अपने आकार, अपनी दिशा सूरज की तरफ कर लेता है। सवाल हमारा ये है कि ऐसा क्यों होता है? ये छुई मुई का पौधा क्यों ये बंद हो गया छूने से? सवाल ये है कि क्या पौधों में भी नर्वस तंत्रिकाएं होती हैं? क्या न्यूरॉन्स होते हैं? जी नहीं, इनमें कोई न्यूरॉन, कोई तंत्रिका नहीं होती। मगर ये इसकी पत्तियां क्यों मुरझा गई? इसका उत्तर है कि जैसे ही इसके ऊपर सेंसेशन होती है, जैसे भी इसमें स्टिमुलस आती है, तो इसके अंदर पानी की मात्रा के अंदर चेंज हो जाता है। कहीं पानी की मात्रा बढ़ जाती है, कहीं पे घट जाती है, जिससे टर्गर प्रेशर, पानी के प्रेशर जो पौधे के अंदर होता है वो कम या अधिक हो जाती है। जहाँ पे अधिक हो जाती है वो खुल जाता है, कम हो जाती है बंद हो जाता है। तो इसका कारण ये होता है। हम आते हैं सूर्यमुखी के ऊपर। सूर्यमुखी के डायरेक्शन, ये एक लाइट से सेंसेशन करता है। जहाँ इसको रोशनी मिलती है और वहां पे ये मूवमेंट दिखाता है। इसको ट्रोपिज्म बोलते हैं। यहाँ पे हमने एक बीज उगाया, सूरज की किरणें इस बीज पे पड़ी, हमने पानी इस बीज को दिया और हमने देखा कि बीज के अंदर से अंकुर निकले, नीचे की तरफ जड़, और ये बीज के अंदर अंकुर निकला और इसने एक पेड़, एक पौधे का रूप लिया। पौधे से जैसे इसको न्यूट्रिशन मिला और इस पेड़ ने अपने आकार, एक विकराल आकार ले लिया। इसके अंदर पत्तियां, फूल और फल उगने लगे। सवाल हमारा ये है कि जिस प्रकार से बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बना, इससे पहले मिमोसा एक प्लांट था। जैसे हमने उसको छुआ तो उसने अपने आकार को बंद कर लिया। तो सवाल ये है कि दोनों के अंदर उसने अपनी पत्ती और इसने अपना विकास, वृद्धि की। तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? वृद्धि का मुख्य अंतर ये है कि इसके अंदर कुछ केमिकल्स बने, पौधे ने बनाए, और जिसके कारण इस पौधे में वृद्धि हुई। तो वो केमिकल्स हॉर्मोन्स होते हैं। ये हमारे पास मटर का पौधा है और इसके चारों तरफ ये टेंड्रिल्स हैं, जिसकी मदद से ये पौधा आगे बढ़ता है। सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो टेंड्रिल्स होते हैं, ये
दूसरे पेड़ के ऊपर क्यों लिपट जाते हैं? इसका जवाब ये है कि जैसे ही इसको एक ऑब्स्ट्रक्ट से एक सेंसेशन मिलता है, तो वहां पे इसकी ग्रोथ कम हो जाती है, और जो ऑब्जेक्ट के विपरीत दिशा के अंदर होते हैं, उसके अंदर हॉर्मोन्स का ग्रोथ ज्यादा होता रहता है, और जिसके कारण ये उस सहायक पेड़ के चारों तरफ लिपट के और आगे बढ़ता है। हमारे पास ये पौधा जो गमले में लगा हुआ है, जैसे ही इसको सूरज की किरणें मिलती हैं, ये सूरज की तरफ मुड़ जाता है। ऐसे को फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट कहते हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि ये पौधा यहाँ से मुड़ता क्यों है? तो जैसे ही ये मुड़ता है यहाँ पे, इस हिस्से के अंदर एक हार्मोन्स ऑक्सिन जो होता है, इस प्रकार जहाँ पे इसके अंदर सूरज की किरणें पड़ती है, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। मगर जहाँ पे ये छाया वाले हिस्से में होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और इसके कारण ये पेड़ प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। ऐसे को फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। हमारे पास ये जड़ जो पौधे से बाहर निकली हुई है, इस पौधे की जड़ का चलन धरती की तरफ होता है, और ये पौधा रोशनी की तरफ चलन करता है। इसका मतलब ये एक हमारे पास एक एक्सिस मुख्य अक्ष है, जिसके अक्ष के नीचे चलना, उसको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे, घनात्मक गुरुत्वा अनुवर्तन। और इसको नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति। ये- मतलब जो पौधे लाइट की तरफ चलेंगे, उसको नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे, और जो धरती की तरफ चलेंगे, उसको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। इसी प्रकार ये पौधा, जिसकी जड़ें पानी की तरफ चलन कर रही है, दैट मीन्स ये हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। इसका मतलब पौधे का वह हिस्सा जो पानी की तरफ चलन करता है, उसको जल अनुवर्तन बोलते हैं। ये जैसे पौधे इसके अंदर जड़ से निकले और इससे चलन करने लगे, तो इनका चलन करते समय ये सूरज की तरफ मुड़ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो केमिकल बनता है, उसको ऑक्सिन केमिकल कहते हैं। जहाँ पे सूरज की तरफ जो हिस्सा होता है, वहां पे ऑक्सिन कम बनता है, और जहाँ पे सूरज के विपरीत दिशा में होता है, जो छायादार हिस्से में होता है, वहां पे ऑक्सिन ज्यादा बढ़ जाता है, और जिसके कारण वो झुक जाते हैं। ये हमारे पास एक समुंदर का दृश्य, उस पे एक नारियल का तना। इसका मतलब एक हार्मोन, प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन, जिसको बोलते हैं जेबरलिन। ये जेबरलिन जो रसायन है, जो पेड़ों के अंदर बनता है, इसका मुख्य कार्य है कि तने के अंदर वृद्धि करना, लंबाई के साथ और मोटाई के साथ। यहाँ पे हमारे पास एक सुंदर एप्पल जो कश्मीर से लाया गया है, एकदम लाल, और यहाँ पे कुछ बीज पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो एप्पल है, इतना सुंदर रसीला होता है। इसके अंदर कोशिकाएं तीव्र गति से विभाजन करती हैं, और जिसके कारण इसके अंदर फ्रूट, एक प्लप इकट्ठा हो जाता है, और ये फल का रूप ले लेता है। इसी प्रकार ये बीज होते हैं, बीज के अंदर एक अंकुरित फैलने की शक्ति होती है, और इसके अंदर कोशिकाएं तीव्र गति से विभाजन करती हैं। इसका मतलब कोशिकाओं को तीव्र गति से विभाजन करने में जो हॉर्मोन्स की मदद मिलती है, उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि पौधे बीज से निकला, अंकुरित हुआ, पौधा बना, एक विशाल पेड़ बना, उसका तना मोटा हुआ, उस पे फल फ्रूट लगे। मगर एक समय आता है कि उसकी पत्तियां झुरिया जाती हैं,
और पत्तियां गिरने लगती हैं, फल गिरने लगता है। तो इसका उत्तर हम ये बता सकते हैं कि पत्तियों का गिरना, पत्तियों का झुर्रियापन होना, फलों का गिरना एक एक रसायन उत्पन्न होता है पौधे के अंदर, जिसको एबिस्कस अलम बोलते हैं, एबिस्कस एसिड। ये हार्मोन विकास को रोकता है। इसका मतलब, कभी आपसे सवाल पूछा कि पत्तियां, फल क्यों गिरते हैं, ये पीले क्यों हो जाते हैं, इसका प्रभाव सिर्फ एबिस्कस एसिड है जो मुरझाने में शामिल होता है। आमतौर पर हम खाने में लापरवाह रहते हैं। हम खाने के पीछे दुकान से कोई भी पैकेट खरीदते हैं, उस पे इंग्रेडिएंट्स पढ़ते नहीं है। मेरे सामने ये इंग्रेडिएंट एक पैकेट है जो खाने का है। इस पे लिखा हुआ है एडिबल कॉमन सॉल्ट, पोटेशियम आयोडाइड, एंटी क्रैकिंग एजेंट, और एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सोडियम एंड आयोडीन होता है। आयोडीन एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। इसमें ये एक ग्रंथि के निर्माण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए टीवी में वही कई बार ऐड हमने देखे हैं, और वहाँ पे बोलते हैं कि आपका नमक आयोडाइज नमक होना चाहिए। आयोडीन जो ग्रंथि थायराइड ग्लैंड हमारे गले के अंदर एक बटरफ्लाई तरह के होती हैं, इस ग्लैंड को निर्मित करने में आयोडीन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर ये आयोडीन की वजह से ये थायराइड ग्लैंड अगर काम करना बंद कर देगा, तो ये एक हार्मोन जिसका नाम थायरोक्सिन हो, उसको बनाना बंद कर देता है, जिसके कारण आपके अंदर कई प्रकार की बीमारी हो जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन ये हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स इसको कंट्रोल करता है, इसके बीच में संतुलन प्रदान करता है। थायरोक्सिन विश्लेषण आयोडीन से बनता है। इसी प्रकार आपने देखा है कि कोई व्यक्ति छोटे रह जाते हैं और कोई व्यक्ति बहुत लंबे हो जाते हैं। इस डिसऑर्डर को ड्राफ्टनेस बोलते हैं। इसके अंदर जो, अगर आप उत्तम क्वालिटी का नमक नहीं खरीदेंगे, तो जो आपके मस्तिष्क के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो अपना काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण ग्रोथ हार्मोन कम या ज़्यादा हो जाता है। अगर कम होगा तो एक इंसान बौना रहेगा। अगर थायरोक्सिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड जब ज़्यादा होता है, तो आमतौर पर उसकी हाइट, उसके शरीर का विकास बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि एक जब बच्चा और एक बच्ची जब 10 और 12 वर्ष की आयु अटेंड कर लेते हैं, तो उसके अंदर से कई प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। इसी प्रकार एक लड़के के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है, और एक मादा में एस्ट्रोजन का निर्माण होता है। इसके अंदर 10 से 12 वर्ष के बच्चे के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ फैक्टर्स दिखने लगते हैं, जैसे कि एक बच्चे की आवाज़ मोटी हो जाती है, चेहरे के अंदर मुहावजे निकलने लग जाते हैं। ये एक परिपक्व की पहचान है। इससे ये पता चलता है कि शरीर के अंदर बदलाव हो रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का निर्माण हो रहा है। आइए हम एक वीडियो में देखते हैं। ये एक मशीन है जिसके अंदर खून की बूंद अगर आप डालते हो, तो इसके अंदर आपके खून के अंदर, रुधिर के अंदर शर्करा की मात्रा देखते हैं। क्योंकि हम शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ शुगर लेवल होनी चाहिए। जिस प्रकार से 75, अगर आप खाने की मात्रा, खून की खाने के मात्रा के अंदर शुगर का सेवन ज़्यादा करते हैं, और खाने से पहले अगर आप अपने शुगर लेवल को चेक करवाएंगे, तो खाली पेट 90 से कम होना चाहिए। कई बार देखा होगा कि जब शुगर की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, तो आपको इस प्रकार के इंजेक्शन पेट में लगाने पड़ते हैं। शुगर को कंट्रोल करता है एक हार्मोन जिसका नाम इंसुलिन है। इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर पेनक्रियाज निर्माण करता है। जैसे ही
जैसे ही आप खाने में शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है, या आप कहो कि आपके पैनक्रियाज काम करने बंद हो जाते हैं, तो शुगर का लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो आपको आपके जो शरीर के अंदर है इंसुलिन निर्माण नहीं होता और आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। ये जो एक चित्र है, इसके ये पैनक्रियाज हमारे शरीर के अंदर है। इसका मुख्य कार्य इंसुलिन बनाना, और इंसुलिन हार्मोन का मुख्य काम है कि आपके रुधिर के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करना होता है। इसी प्रकार हमने विश्लेषण किया कि पौधों के अंदर दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं, एक वृद्धि पर और एक दूसरा ग्रोथ होता है। हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। हमने देखा है कि हमारे शरीर के अंदर नर्व्स एंड नर्वस सिस्टम होता है इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए। तो मगर इस हार्मोन की क्या जरूरत पड़ती है? हार्मोन एक ऐसा पदार्थ होता है कि जो हमारे रुधिर के अंदर डायरेक्टली कंट्रोल होता है, और बहुत ज़्यादा ऊर्जा जरूरत होती है, जिसके कारण हम तुरंत ही हमारे शरीर को आदेश दे सकते हैं और उसके प्रति कार्य कर सकता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन, पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, प्यूटरिटी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, इस प्रकार के कई प्रकार की ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर होती हैं। ग्लैंड क्या होता है? वह शरीर का वह अंग जिसके अंदर हड्डियां नहीं होती और हॉर्मोन्स केमिकल छोड़ के अपनी सूचना का प्रसारण शरीर में तुरंत प्रभाव से करता है। ये एक एनिमल हॉर्मोन्स के ग्लैंड्स हैं। आइए कुछ सवाल हम पढ़ते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। धन्यवाद।